रीबर्थ ऑफ मिस्टीरियस प्रिंसेस, एपिसोड 24। भुविका का घर। देखो भुवी, ये सब तुम्हारी नौटंकियां हैं, तो चुपचाप हाँ कर दो, क्योंकि वो लड़का काफी अच्छा है, अच्छा कमाता है, अच्छा लाइफस्टाइल है। और क्या चाहिए? और तुम्हें उससे शादी करनी ही पड़ेगी। मैं कुछ नहीं जानती, और ना ही अब मैं तुम्हारा बोझ उठा सकती हूँ। मम्मा, आप क्यों हर भर मेरी लाइफ को किसी के हाथों में दे देती हैं? मैं नहीं करना चाहती उस निहायती घटिया इंसान से शादी। क्यों नहीं समझती आपकी वो एक गिरा हुआ इंसान है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ ये चाहिए कि उस लड़के के पास पैसे है या नहीं। ऐसे ही फालतू में तुम्हें बड़ा नहीं किया मैंने। हर एक चीज की कीमत चाहिए मुझे। समझी? और डोर बंद होने की तेज आवाज आती। आह हाय मेरी कमर, उफ तोड़ डाली रे। तुम आतंकी भेड़िए कहीं के, देख लेना मैं तुमसे हर एक जुर्म का बदला लूंगा। तुम्हारी शादी के बाद मैं तुम्हें भूवी भाभी से पूरे 1 साल दूर रखूंगा, या फिर उन्हें उनके घर ही छोड़ जाऊंगा। श्रेयांश अपनी कमर को सहलाते हुए बोला। टॉयलेट की पाइपलाइन पर चढ़ा कृष्व अपने दांत पीसने हुए नीचे खड़े श्रेयांश को देख बोला, अगर मैं नीचे आ गया तो सच में आज तुम्हें तुम्हारी इस लंबी जुबान से आजादी दिला दूंगा। श्रेयांश उसे धमकाते हुए बोला, अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी करने का सोचा तो याद रखना मैं भी तुम्हारे फ्यूचर सासू माँ ससुर जी को जाकर तुम्हारे सारे कांड बता दूंगा। कृष्ण श्रेयांश की बात सुन उसे अपने दांत पिसते हुए घूरने लगता है, क्योंकि उसे पता था ये छोटा पैकेट कभी भी फट सकता है। इसलिए वो चुपचाप अपना फोकस सामने करता है और बिना टाइम वेस्ट कोई भूविका के रूम में कूद जाता है। भूविका जो अभी अभी वॉशरूम से बाहर आ रही थी, ऐसे आचकन से किसी के कूदने की आवाज सुन डर जाती है। भूविका जैसे ही चिल्लाने को होती कृष्ण भागते हुए आकर उसका मुंह बंद कर देता है। भूविका अपनी आंखें बंद किए चिल्लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कृष्ण के पकड़ने से भूविका की आवाज बाहर भी निकल पा रही थी। सेच, कितना चिल्लाती हो, चुप करो, वरना अगर तुम्हारी फैमिली आ गई तो क्या होगा? मेरा तो कुछ नहीं होगा, तुम अपना सोच लेना, कृष्ण थोड़ा खींचते हुए बोला। कृष्ण की आवाज सुन भूविका अपनी आंखें खोल उसे अपने सामने हैरानी से देखती है। उसे ऐसा देखता देख कृष्ण एविल स्माइल करते हुए बोला, हेलो जानी, स्वागत नहीं करोगी हमारा? भूविका उसे खुद से दूर करते हुए उससे पूछती है, आप यहाँ कैसे आए? किसने आने दिया आपको यहाँ? कृष्ण उसकी बातों को इग्नोर कर उसके कमर में हाथ डाल अपने करीब करते हुए काफी सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बोला, अभी तुम्हारी मॉम क्या बोल कर गई हैं? उसकी बात और उसके एक्शन को देख भूविका हैरानी से उसे देखते हुए बोली, क्या क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे। इस पर कृष्ण धैर्य को पुश करते हुए उसकी आंखों में देख बोला, आई सेड, क्या बोल रही थी तुम्हारी मॉम? भूविका कृष्ण को इतना रुड देख थोड़ी धीमी आवाज में बोलती है, वो मम्मा चाहती हैं कि मैं शादी कर लूं। कृष्ण उसकी गोल खूबसूरत को देखते हुए थोड़ी सर्द आवाज में बोला, और तुम क्या चाहती हो? भूविका उसकी बात सुन उसे देखती है, क्योंकि आज पहली बार किसी ने उससे पूछा था कि वो क्या चाहती हैं, वरना वो अब तक सिर्फ सबके ऑर्डर सुनते आई थी। किसी ने भी आज तक उससे एक शब्द भी नहीं पूछा था कि वो क्या चाहती हैं। भूविका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कृष्ण को देख धीरे से अपनी रोनी आवाज में बोलती हैं, मैं उस घटिया इंसान से शादी नहीं करना चाहती। वो बहुत बुरा इंसान है। भूविका के मुंह से ना सुन कृष्ण के होठों पर तिरछी स्माइल आ जाती है। वो उसी स्माइल के साथ भूविका को देखते हुए अपना एक हाथ उसकी कमर पर रख खुद से सटाते हुए बोला, सिर्फ उससे ही नहीं करनी या किसी से नहीं करनी? भूविका अपनी पलकें झपकाते हुए अपने हाथों को उसके सख्त सीने पर रख बोली, सिवाय एक के किसी से नहीं करनी। ये सुन कृष्ण का दिल खुशी से झूम उठता है। वो अपना दूसरा हाथ भूविका की गर्दन के पीछे रख उसके होठों को अपने होठों में भर चूमने लगता है। कृष्ण के इस मूव से भूविका की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। उसे बिल्कुल एहसान नहीं था कि कृष्ण ऐसा कुछ कर देगा। भूविका को तो कुछ देर समझने में लगा कि उसके साथ हुआ क्या, लेकिन कृष्ण को फील करते ही भूविका अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसके हाथ अपने आप ही कृष्ण के बालों में घूमने लगे थे। कृष्ण भी पूरे पैशन के साथ भूविका के चूमते हुए उसकी कमर को रब कर रहा था। कृष्ण के ऐसे टच से भूविका बेकाबू हो रही थी। कृष्ण अपनी वेट टंग से भूविका के सॉफ्ट लिप्स को लिक करते हुए ओपन करता है और अपनी वेट हॉट टंग को उसके मुंह में एंटर कर उसकी टंग को अपनी टंग में उलझाकर फ्रेंच किस करने लगता है। दोनों ही काफी सॉफ्ट होकर एक दूसरे में खोए हुए थे। ये उन दोनों की ही फर्स्ट किस थी। काफी देर भूविका के होठों को चूमने के बाद कृष्ण भूविका के होठों को आजाद करता है।
कृष्ण के छोड़ते ही खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करते हुए भूविका लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। उसका पूरा फेस रेड पर चुका था। कृष्ण भूविका की कमर सहलाते हुए बोला, जानी यू आर ओनली माइन सो डोंट फॉरगेट मी। भूविका उसकी बात सुन उसे देखने लगती है। उसका रोजी फेस और भी ज्यादा ब्लिसिंग करने लगा था। वहीं नीचे उनकी खिड़की को देख श्रेयांश अपनी आंखें गोल गोल घुमाते हुए बोला, इसे इतनी देर क्यों लग रही है? कहीं अंदर इसे पकड़ कर पीट तो नहीं रहे हैं ना? अरे नहीं नहीं, इतना धीरे भी थोड़ी पीटते। पर ये कर क्या रहा है? श्रेयांश खुद का पेच लड़ाने में बिजी था कि तभी ऊपर से नीचे कोई एक तेज धड़ाम की आवाज के साथ उसके पैरों में गिरता है। श्रेयांश चीखते हुए बंदरों की तरह कूदते हुए अपनी कार की बोनट पर चढ़कर बैठ जाता है। कृष्ण अपनी तिखी नजरों से एक नजर उसे घूरता है, फिर अपना सिर उठा भूविका को देखता है। घबराए और सहमी नजरों से उसे देख रही थी। भूविका उसे इशारों इशारों में सॉरी बोलती है। भूविका ने जानबूझकर कृष्ण को धक्का दिया था, क्योंकि कृष्ण एक बार फिर उसे किस करने के लिए आगे बढ़ रहा था कि तभी भूविका की भाभी डोर पर नॉक करने लगती, जिस वजह से भूविका कृष्ण को जाने को बोल रही थी। लेकिन कृष्ण ठहरा जिद्दी आत्मा। वो अपनी किस लेकर ही जाना चाहता था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। कृष्ण की जिद को देख भूविका को मजबूरी में उससे खिड़की से धक्का देना पड़ता है, जिस वजह से कृष्ण को चोट भी आ जाती है। भूविका कृष्ण को सॉरी बोल जल्दी से डोर की ओर भागती है। वहीं कृष्ण अपनी जानलेवा नजरों से अब तक उसकी खिड़की को घूर रहा था। तभी उसे श्रेयांश के हंसने की आवाज आती है। हा हा हा, क्या फेंका मेरी भाभी ने वो? कृष्ण जल्दी से उसकी ओर झपटटा मारता है, जिसे देख श्रेयांश कार की बोनट से उतर जल्दी से कार की दूसरी साइड भागता है। उसे ऐसे भागता देख कृष्ण बोला, क्या क्या आप कहाँ भाग रहे हो? अब तुम्हारी भाभी की शाबाशी तुम्हें दे दूं। तो श्रेयांश बचते हुए बोला, हे मॉन्स्टर, अगर तुमने मुझे टच भी किया तो अभी चिल्ला चिल्ला कर बता दूंगा कि तुम यहाँ क्या करने आए हो। उसके बाद तुम्हें तुम्हारी सजा मुबारक। उसकी धमकी सुन कृष्ण अपने दांत पिसते हुए घूरता है और फिर ड्राइविंग सीट का डोर ओपन कर अंदर बैठ जाता है। शिवांश उसे देखते हुए बैक सीट का डोर ओपन कर अंदर बैठते हुए बोला, हॉन आजकल के लोग काफी बेशर्म हो गए हैं, एक थैंक्स तक नहीं बोलते। कृष्ण अपनी मुंडी घुमा पीछे श्रेयांश को घूरता है, तो श्रेयांश उसे एक तीखी स्माइल पास करते हुए अपनी बत्तीसी दिखा देता है। कृष्ण भी भूविका के घर को घूरते हुए कार स्टार्ट कर वहां से निकल जाता है। जैन कॉर्पोरेशन। अर्श अपनी मीटिंग में बैठा सामने देख रहा था, जहां उसकी यूरिन की साइट का प्रोजेक्ट दिखाता जा रहा था। वहां का माहौल काफी सर्द और ठंडा था। अर्श आज एशियन किंग द अर्श जैन लग रहा था। सब शमशान के मुर्दों की तरह शांत बैठे अपना वर्क और प्रेजेंटेशन प्रेजेंट कर रहे थे। वहीं अर्श, जिसे देख ऐसा लग रहा था जैसे वो प्रेजेंटेशन को एनालिसिस कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं था। अर्श के दिमाग में बार बार पिया घूम रही थी। उसे अब पिया को एक पल भी अकेला छोड़ने का दिल नहीं करता था, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि उसके डैड और पिया के डैड को पता चल चुका है कि पिया कौन है, और वो लोग अब पिया से मिलने की पूरी कोशिश करेंगे। अर्श मीटिंग के बीच अपना फोन देखता है। उसकी नजर टाइम पर जाती है, तो इस वक्त शाम के 4 बज रहे थे। ये देख हर्ष नोटिफिकेशन चेक करता है, लेकिन उसे पिया का ना ही कॉल नोटिफिकेशन नजर आता है और ना ही किसी मैसेज का। ये देख हर्ष अपने फोन को जहरीली नजरों से घूरते हुए बोला, लिटिल रैबिट, दिस इज नॉट अ गुड थिंग। तुम्हें अब पेनिशमेंट मिलनेगी, सो रेडी जान। और फिर एक तिरछी स्माइल के साथ बॉसी टोन में बोलता है, मीटिंग इज ओवर, और बिना किसी पर नजर डाले वहां से निकल जाता है। अर्श की बात सुन सभी दंग रह जाते हैं, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ था कि अर्श अपनी इतनी इम्पोर्टेंट डील छोड़कर चला जाए। वहीं शेयर होल्डर्स के दिमाग में एक बात आ रही थी कि कहीं अर्श गुस्से में तो नहीं गया। उन सब को डर था कि अगर उनका प्रोजेक्ट रिजेक्ट हुआ तो वो पूरी तरह से बैंकरप्ट हो जाएंगे। इवान उन सभी को देख ठंडी आवाज में बोला, सो गाइस, यू ऑल लुक फॉरवर्ड। आफ्टर टॉकिंग टू अर्श, आई विल टेल यू ऑल अबाउट द नेक्स्ट डिसीजन। ये बोल वो भी कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकल जाता है। इवान जैसे ही अर्श के फ्लो पर आता है, उसे अर्श अपने कैबिन से बाहर निकल आते हुए नजर आता है। अर्श उसे पास आते हुए बोला, कार रेडी करो, हम अभी मॉल जा रहे हैं। इवान उसकी बात सुन खुश हो जाता है, क्योंकि उसे खुद भी अपनी रूहानी को देखना था। उसे प्यार करना था, छूना था। वो जल्दी से अर्श की हाँ में हाँ मिलते हुए बोला, हाँ चलो चलते हैं। अर्श उसे अपनी आईब्रोज रेज करते हुए घूरता है, तो इवान सकपका जाता है।
वो अपनी नजरें चुराते हुए बोला, आह वो बस मुझे कुछ काम था, इसलिए। तो अर्श आगे बढ़ते हुए बोला, शट अप। इवान मुंह बनाते हुए वहां से उसके पीछे पीछे निकल जाता है। फीनिक्स मॉल। पिया, श्रीशा, रोहानी, गौतमी, दृष्टि और शिविका सभी गर्ल्स एक साथ वेस्टरवेयर्स के सेक्शन में खड़ी चारों तरफ अपनी नजरें घुमा रही थी। पिया, श्रीशा, रोहानी तीनों अपनी आंखें फाड़े सामने आधे अधरे कपड़ों ने खड़ी स्टैचू को देख रही थी। उन लेडी स्टैचू की भी बॉडी उन कपड़ों से इस कदर रिवील हो रही थी कि तभी रूहानी अपनी आंखें ढकते हुए बोली, छी छी छी, ये पहनकर तो मैं खुद को शीशे में ना देख पाऊं, इनके सामने क्या जाऊंगी। पिया भी अपनी गर्दन हिलाते हुए बोली, हाँ मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनूंगी वरना हब्बी मुझे कच्चा खा जाएंगे। वो तो ऐसे भी डेविल बने रहते हैं, इन कपड़ों में तो वो मेरा क्या हाल करेंगे मुझे भी नहीं पता। पिया अपनी धुन में बोले जा रही थी, वहीं बाकी सब उसकी बात सुन शरारत से स्माइल करने लगती हैं। तो श्रीशा पिया के शोल्डर पर टीस करते हुए बोली, ओह पिया जी क्या बात है, हमें भी बताओ कि जीजू कितने डेविल हो जाते हैं। पिया उसके ऐसे बोलने से सकपका जाती है। वो हड़बड़ाते हुए बोली, चुप करो आप सब वरना मैं हब्बी से शिकायत कर दूंगी। ये बोल वो आगे बढ़ जाती है। सब उसे हैरानी से देख रहे थे। श्रीशा मून बनाते हुए बोली, ये लड़की आजकल जीजू के नाम से कुछ ज्यादा ही उड़ने लगी है। सब एक साथ अपना सिर हिलाते हुए बोले हैं। गौतमी अपने फोन को देखते हुए थोड़ी परेशानी के साथ बोली, गाइस आप सब चलो मैं अभी आती हूँ। ये बोल वो अपना फोन देखते हुए उस सेक्शन से निकल जाती है। गौतमी अभी कुछ दूर चली ही थी कि कोई उसकी कलाई पकड़ अपने साथ चेंजिंग रूम में खींच लेता है। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि किसी को कुछ समझने का मौका तक नहीं मिला। गौतमी कुछ समझ पाती उससे पहले ही कोई उसकी कमर में हाथ डाल उसे खुद के करीब कर सटाकर वॉल में प्रेस कर देता है। इन सब में गौतमी का फोन नीचे गिर जाता है। वो जैसे ही गुस्से में देख कुछ बोलने को होती है, उसकी आवाज गले में ही अटक जाती है। वो हकलता हुए सामने देख बोली, आप यहाँ क्यों, मैं नहीं आ सकता यहाँ। गौतमी हैरानी से वायु को देखती है। वो बेहद कॉन्फिडेंस और गट्स के साथ उसकी आंखों में आंखें डाल बोल रहा था। गौतमी को वायु का ऐसा रिएक्शन बेहद अच्छा लगता है, पर क्यों पता नहीं, वो जल्दी से उसे खुद से दूर करते हुए बोली, ये क्या कर रहे हैं आप, प्लीज छोड़िए, कोई देखेगा तो गलत ही सोचेगा। वायु गौतमी को खुद में और भी ज्यादा समेटते हुए बोला, आई डोंट केयर हु थिंक्स व्हाट अबाउट मी, आई ओनली केयर दैट यू आर माइन। वायु के मुंह से ये सुन गौतमी के होश उड़ जाते हैं। उसे खुद के कानों पर बिलीव नहीं हो रहा था कि अभी अभी वो क्या सुन रही है। गौतमी अपनी आंखें फाड़े वायु को देखती है, तो वायु काफी डीप मेलोडी वॉइस में बोला, आई एम सॉरी गौतमी, मैंने तुम्हें जाने अनजाने में काफी हर्ट किया है। आई नो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, बट अपनी पिया के लिए मुझे जो सही लगा मैंने किया। गौतमी को वायु की कोई बातें समझ नहीं आ रही थी कि आखिर वायु कहना क्या चाहता है। ऊपर से वायु का ऐसा टच और उसकी प्रेजेंस गौतमी की बॉडी में एक अलग ही फीलिंग डेवलप कर रही थी। गौतमी हकलाते हुए बोली, देखिए आपको जो भी कहना है साफ साफ कहिए और प्लीज मुझसे थोड़ा दूर होकर कहिए। गौतमी को ऐसे खुद को अपने आप से दूर करते देख वायु को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो गौतमी के दोनों हाथों को पकड़ता है, जो इस वक्त उसके ब्रॉड सिक्स पैक एब्स पर रख उसे पीछे की ओर पुश कर रहे थे। वायु उसके हाथों को पकड़े ऊपर की ओर वॉल में प्रेस कर उसके ऊपर लिन होते हुए बोला, कांट स्टे अवे फ्रॉम यू नॉट डू आई वॉन्ट टू बी, बिकॉज यू हैव बिकम माई एवरीथिंग, एंड मैं ही तुम्हारा वीआर हूँ। जिसके गायब हो जाने से तुम्हारा दिल इतना उदास है, मैं वही वीआर हूँ जिसने सिर्फ तुम्हारे यूज के लिए तुम्हारे करीब आने का डिसीजन लिया था। बट आई डोंट नो व्हेन डिड आई माई सेल्फ कम क्लोज टू यू, कब तुमसे प्यार करने लगा। आई डोंट नो बट आई लव यू। गौतमी की हालात इस वक्त बेहद खराब हो चुकी थी। उसे अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि अभी अभी क्या हुआ। उसे सच भी पता चला और उसके साथ शॉक भी बाय वन गेट वन के फ्रॉम में मिल गया। गौतमी को समझ नहीं आ रहा था वो खुश हो या दुखी, क्योंकि जिससे सच में उसने बिना देखे प्यार किया था, आज वो उसके सामने है, पर वो आया भी सिर्फ अपने मतलब से उसके करीब था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो गुस्सा करे या प्यार, क्योंकि उसके सामने एक ही इंसान था जिसकी खुद की दो पहचान है, एक उसका वीआर और दूसरा उसकी लिटिल रैबिट का बड़ा भाई। उसके कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी वायु उसके गाल को अपने एक हाथ में भरते हुए बोला, आई एम सॉरी, मेरा मोटिव तुम्हें हट करने का नहीं था, बट मेरी सिचुएशन भी कुछ ऐसी थी जिसे मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता।
उस टाइम मेरे पिया मेरे सामने होकर भी मुझसे दूर थी। तभी एक झटके में गौतमी अपना हाथ छुड़ा वायु के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ देती है। ये इतनी जल्दी हुआ कि खुद वायु को इसका कोई आइडिया नहीं हो पाया। वायु अपने गाल पर हाथ रख गौतमी को देखता है, जो अपने आंखों से मोती बहाते हुए उसे ही गुस्से में देख रही थी। वहीं उसके बगल वाले चेंजिंग रूम में ईवान रूहानी को पकड़ कर लाता है। उसके रूहानी के ऐसे पकड़ा हुआ था जैसे वो उसका किडनैप करके ला रहा हो। ईवान से रूहानी के हाथों को जकड़ा हुआ था और उसके मुंह को अपने एक हाथ से दबाया हुआ था। और वैसे ही उसकी छोटी सी रूहानी की हाइट भी इतनी बड़ी नहीं थी जिसे ईवान जैसा हट्टा कट्टा इंसान संभाल ना पाए। ईवान चेंजिंग रूम में रूहानी को लाकर छोड़ता है और खुद वॉशरूम का डोर लॉक कर देता है। रूहानी, जिसने अभी तक रूहान को नहीं देखा था, वो डर से कांप रही थी। उसे ईवान के ऐसे बिहेव से ऐसा लगा कि शायद वापस उसे इस कोठी के लोग उठाने आए हैं। ईवान जैसे ही रूहानी की तरह पलटता है, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि रूहानी वॉल से चिपकी सिसक रही थी। ईवान उसे देख समझ जाता है कि उसके ऐसे करने से उसकी लिटिल वाइफ डर गई है। वो जल्दी से उसके पास जाते हुए बोला, "What happened, जान?" ईवान की आवाज सुन रूहानी जल्दी से अपना सिर उठा सामने देखती है और बिना कुछ जवाब दिए उसे पकड़ रोने लगती है। ईवान परेशान सा उसे शांत कराने की कोशिश करता है। ईवान उसके बालों को सहलाते हुए बोला, "आई एम सॉरी, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था।" इस पर रूहानी उसके सीने पर मारते हुए बोली, "गलती करके सॉरी बोलना कितना इजी है ना आपके लिए?" ईवान उसकी आवाज को सुन समझ जाता है कि उसकी लिटिल वाइफ उससे बहुत गुस्सा हो गई है। वो उसे अपने सामने कर उसके आंसुओं को पोंछते हुए बोला, "अब गलती भी तुम्हारी ही है। मुझे छोड़कर यहाँ शॉपिंग पे आ गई और सुबह से एक मैसेज भी नहीं किया।" इस पर रूहानी तपाक से बोली, "हाँ तो शॉपिंग पर कौन किसी को मैसेज या मिस करता है?" रूहानी की बात सुन ईवान हैरानी से उसे देखने लगता है। वो खुद से सोचता है, मैं ही बेवकूफ हूँ जो किसी लड़की से ऐसी बातें कर रहा हूँ। तभी रूहानी मासूमियत से बोली, "और वैसे भी अभी हमें आए हुए अभी 1 घंटा ही तो हुआ है।" ये सुनकर तो ईवान को जैसे झटका लगता है। वो हैरानी से रूहानी को देख बोला, "अभी 1 घंटा हुआ है? What you mean by 1 घंटा हुआ है? तुम सब सुबह से शॉपिंग कर रहे हो और अब शाम के 3-4 बजने वाले हैं।" इस पर रूहानी बेपरवाही से बोली, "हाँ तो 4 ही तो बजने वाले हैं। वो तो हमेशा।" इसके आगे अचानक रूहानी चिल्लाते हुए बोली, "क्या 4 बजने वाले हैं?" उसके ऐसे चिल्लाने से ईवान उसका मुंह पकड़ बंद कर देता है। वो अपने दांत पीसते हुए रूहानी से बोला, "अबे यार चुप करो कि इतना चिल्लाती हो।" रूहानी उसके ऐसे डटने से ईवान को अपनी रोनी सूरत बनाकर देखने लगती है। ईवान उसे ऐसे देख अपना हाथ उसके मुंह से हटाते हुए बोला, "अच्छा सॉरी, मैं इसलिए।" वो इससे आगे कुछ बोलता कि उसे पहले ही रूहानी उसके सीने पर अपने मुके बरसाते हुए बोली, "आप सच में बहुत बुरे हो। आपको कभी प्यार से बात करना नहीं आता। मेरे पास तो कोई है भी नहीं जिससे मैं आपकी शिकायत कर सकूं। मुझे नहीं करनी आपसे बात, हटिए।" और ईवान को धक्का दे डोर की ओर बढ़ जाती है। लेकिन वो एक कदम भी बढ़ पाती उससे पहले ही ईवान उसकी कलाई पकड़ अपने करीब खींचता है और उसे वही चेंजिंग रूम के वॉल से चिपकाते हुए उसके दोनों तरफ अपने हाथों की पकड़ बनाते हुए रूहानी के खूबसूरत चेहरे के सामने अपना फेस कर बोला, "मैं हूं ना, जो करना है मेरे साथ करो। जितनी शिकायतें हैं मुझसे करो।" ईवान के ऐसे अपने इतने करीब आ जाने से रूहानी हकलाते हुए बोली, नहीं, नहीं, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी।" रूहानी की नजरें झुकी हुई थी, उसका चेहरा लाल होने लगा था। ईवान धीरे से अपने हाथों को रूहानी के खुले पेट पर लाता है। रूहानी से साड़ी वेयर की हुई थी, जिस वजह से उसकी पतली गोरी कमर रूहान को ललचा रही थी। ईवान उसकी कमर और पेट को सहलाने लगता है। उसके ऐसा करने से रूहानी की सांसें अटक जाती हैं। वो हैरानी और घबराहट में ईवान को देखती है। उसके ऐसे देखने से ईवान के होठों पर शरारती स्माइल बिखर आती है। वो ऐसे ही स्माइल करते हुए अपने हाथों को ऊपर की ओर बढ़ाने लगता है। उसके ऐसा करने से रूहानी उसके हाथ को पकड़ लेती है। ईवान उसके ऐसे पकड़े से अपने एक हाथ से उसकी साड़ी के पल्लू को पकड़ खींच लेता है, जिससे एक झटके में रूहानी की अपर बॉडी नेक्ट हो जाती है। रूहानी उसे ऐसे करता देख रोनी सूरत बना लेती है। तो ईवान उसे देख शैतानी स्माइल के साथ बोला, "आई वांना ईट यू हियर।" ये बोलते हुए ईवान उसके ब्रेस्ट को अपने हाथों से रब करने लगता है। उसका ऐसा करना रूहानी की सिसकियों को इनवाइट करता है। रूहानी सिसकते हुए उसके हाथों को पकड़ लेती है।
वहीं धीरे धीरे उसकी आंखें भी बंद होने लगती हैं। इवान उसकी सिसकियों को सुन पागल हो रहा था, इसलिए वो उसके कमरे को पकड़ अपने पास खींचता है, जिससे रूहानी उसके सीने से जा लड़ती है। इवान उसके गालों को पकड़ उसके होठों को अपने होठों में भर लेता है। उसकी ऐसी हरकत से रूहानी अपनी आंखें भींच लेती है और अपनी पकड़ उसके कोट पर कस देती है। रूहान बेहद प्यार और सुकून के साथ रूहानी के होठों को चूम रहा था। रूहान कभी उसके लोअर लिप की सक करता तो कभी अपर लिप को। उसका एक हाथ अभी भी रूहानी के पेट को सहला रहा था। इवान उसके पेट को सहलाते हुए उसकी साड़ी की प्लेट्स को पकड़ खींच देता है और अपने दूसरे हाथ से उसके ब्लाउज को डोरी खींचकर खोल देता है। रूहानी को जैसे जैसे इवान का एक्शन फिल हो रहा था, उसकी पकड़ वैसे ही उसकी शर्ट पर कसती जा रही थी। वो जल्दी इवान को रोक नहीं पाती थी, या यूं कहे उसका दिल उसे रोकना ही नहीं चाहता था। इवान धीरे से उसके ब्लाउज के हुक को खोल उसके बॉडी से उसके ब्लाउज को अलग करता है। रूहानी चुपचाप उसके एक्शन को फिल कर रही थी। तभी उसे अपने नीचे कुछ फिल होता है। वो झटके से अपनी आंखें खोल इवान को देखती है, जिसके फेस पर एविल स्माइल थी। इवान एक लास्ट डिप स्मूच के साथ उसके होठों को छिड़ते हुए उसे देख बोला, डोंट लुक लाइक दिस अदरवाइज माई डिजायर विल इंक्रीज फर्दर। इस पर रूहानी उसे रोकते हुए बोली, नहीं ना प्लीज, यहाँ नहीं, हम अभी घर पर नहीं है, और आप भी बहुत। वो इससे आगे कहते कहते चुप हो जाती है। इवान उसे ऐसे देख शैतानी स्माइल करने लगता है, क्योंकि इस वक्त रूहानी का फेस हद से ज्यादा लाल पड़ चुका था और वो उसके बोलने का मतलब भी समझ चुका था कि रूहानी उसे क्या बोलना चाहती है। लेकिन अब ये हमारे ग्रेट बॉयज थे, जिन्हें समझना बेहद मुश्किल था। इवान उसके गालों को अपने होठों से रब करते हुए अपने हाथों को उसके सेंसिटिव एरिया की ओर बढ़ा देता है। इन सब से रूहानी की हालात खराब हो रही थी, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। उसे खुद भी इवान का ऐसा प्यार भरा टच अच्छा लगता था। इवान उसे ऐसे ही वहां लगे बड़े से काउच पर लाकर लेटा देता है और खुद भी उसके ऊपर आते हुए उसकी ब्रा को पकड़ खींच देता है। रूहानी उसके कंधों को पकड़ लंबी लंबी सांसें भर रही थी। वही इवान उसके गले और क्लीवेज पर लिक करते हुए किस कर रहा था। वहीं उसके हाथ उसके सेंसिटिव एरिया को रब भी कर रहे थे, जिससे रूहानी की मौन करने की आवाज पूरे चेंजिंग रूम में गूंज रही थी। वही गौतमी और वायु का भी अलग रोमांस स्टार्ट हो चुका था। यहाँ गौतमी वायु को वाइल्डली किस कर रही थी। वो अपने किस के थरू वायु का सारा गुस्सा उस पर निकाल रही थी। वही वायु उसकी कमर को कस के पकड़े उसके हर एक किस एक्शन को स्माइल करते हुए फिल कर रहा था। उसे बेहद सुकून मिल रहा था कि फाइनली उसकी वाली भी उसे मिल चुकी है। अब सिचुएशन ऐसी थी कि वायु गौतमी को काफी इंटेंसली और डीपली किस कर रहा था। वो बेहद अग्रेसिव होकर गौतमी के होठों को चूमे जा रहा था। आज पहली बार वायु किसी लड़की को किस कर रहा था और उसे कोई रिग्रेट नहीं था कि वो कितने प्रेशर और डीपली उसे किस कर रहा था, क्योंकि गौतमी ने खुद उसे आगे से ऑफर किया था। तो वायु को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि गौतमी को क्या फील होगा उसके बारे में। काफी देर तक वायु गौतमी के होठों को चूमते रहते हैं। अब तक गौतमी को सांस लेने में भी प्रॉब्लम होने लगी थी। अब उसे खुद के ऐसे आगे बढ़कर किस करने पर अफसोस हो रहा था। वो वायु की पकड़ से छूटना चाहती थी, लेकिन वायु अभी उसे छोड़ने के बिल्कुल मूड में नहीं था। लगभग 25 मिनट बाद वायु गौतमी के होठों को आजाद करता है और गहरी गहरी सांसें लेते हुए गौतमी को देखता है, जो अपने सीने पर हाथ रखे हाफ रही थी। उसका पूरा फेस रेड हो चुका था सांस न लेने की वजह से। यहाँ तक कि एक्ट में भी उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। गौतमी एक नजर उसे देख धक्का देकर चेंजिंग रूम से बाहर भागती है। वहीं उसे जाता देख वायु के होठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट खिल जाती है। वो अपने होठों पर अपने अंगूठे के फेरते हुए बोला, नाउ यू आर माइनक्राफ्ट मिस जैन। अर्श की कार, हब्बी क्या है, आप हमेशा ऐसा क्यों करते हैं। मैं कि इतना अच्छा एंजॉय कर रही थी और आप मुझे यहाँ अपनी इस खटारा कार में उठा लाए। मुझे वापस जाना है। ये बोल पिया अर्श की कार से उतरने लगती है, तो अर्श उसे वापस अपने पास खींचते हुए वॉर्न कर बोला, लिटिल रैबिट, आई एम टॉकिंग अबाउट द लास्ट टाइम, सिट क्वाइटली अदरवाइज आई विल पनिश यू। ये सुनकर पिया का मुंह बन जाता है। वो अपने छोटे से क्यूट फेस पर दुनिया जहान का गुस्सा लाते हुए बोली, यस मिस्टर हैंडसम, आपको सिर्फ पेनिश करने आता है, हर वक्त डटना आता है। और फिर मुंह फूलाकर विंडो से बाहर देखने लगती है। अर्श उसे देख समझ जाता है कि उसकी लिटिल रैबिट उससे गुस्सा हो गई है, पर अर्श उसे मनाने की जगह सामने देख कार स्टार्ट कर देता है
और पलक झपकते उनकी कार हवा से बातें करते हुए वहां से निकल जाती है। वही अंदर मॉल में सब हैरान थे कि अचानक पिया, गौतमी और रूहानी गायब कहाँ हो गई। सभी उन्हें इधर उधर देखते हुए ढूंढ रहे थे। तभी गौतमी भागते हुए श्रीशा के पास आती है। गौतमी को देख श्रीशा बोली, यार कहाँ चले गए थे तुम सब, और अब ये पिया और रूहानी कहाँ रह गई। गौतमी खुद को नॉर्मल करते हुए बोली, मैं तो तुम सबको बात कर गई थी ना, और मुझे नहीं पता लिटिल रैबिट और रूहानी कहाँ हैं। तभी श्रीशा का फोन रिंग करता है। श्रीशा फोन को घूरते हुए बोली, ये इवान क्यों मुझे कॉल कर रहे हैं। तो शिविका बोली, तुम कॉल रिसीव करेगी तब पता चलेगा ना। श्रीशा जल्दी से कॉल एक्सेप्ट करते हुए बोली, हेलो। उधर से इवान कुछ बोल कॉल कट कर देता है। तो श्रीशा अपना फोन देख मुंह बनाते हुए बोली, कमाल है। दोनों चले गए, और फिर उन सबको देख बोली, पिया और रूहानी जा चुकी है, और ईवान ने भी हमें पहले से आने को बोला है। दृष्टि उनके पास आते हुए बोली, हाँ तो चलो, वैसे भी शाम से अब रात होने वाली है। ये सुन सभी टाइम देखते हैं तो सभी की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि सच में शाम के 5 बज चुके थे और उन्हें टाइम का कोई पता नहीं चल पाया था। सब जल्दी से अपना अपना सामान लेकर मॉल से बाहर आते हैं। सब मिलकर कहीं अच्छी जगह खाने का सोच निकल जाते हैं। शाम के 7 बजे अर्श की कार एक बड़े से व्हाइट हाउस के सामने आकर रुकती है, जो बेहद खूबसूरत और प्यारे तरीके से डेकोरेट किया गया था। ये व्हाइट हाउस ज्यादा बड़ा भी नहीं था, पर फिर भी इसे इस तरीके से सजाया गया था कि कोई भी उसे देख तारीफ करने से खुद को रोक ना पाए। पिया जब उस हाउस को देखती है तो उसकी आंखें चमक उठती हैं। रात के वक्त ये हाउस और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। हर तरफ जुगनू चमक रहे थे। चारों तरफ फैली ग्रीनरी ने लगी लाइटिंग को देख पिया खुशी से अर्श से पूछती है, हब्बी ये किसका घर है। तो अर्श आगे बढ़ते हुए बोला, लिटिल रैबिट तुम तो मुझसे गुस्सा थी ना। ये सुन पिया का मुंह बन जाता है। वो मुंह बनाते हुए अर्श के पीछे भागते हुए बोली, हाँ तो आपको मनाना चाहिए, पर आपको मेरी कोई कदर ही नहीं है। अर्श अपनी नन्ही पिया को ऐसे ब्लैकमेल करते देख स्माइल करने लगता है और उसे पकड़ अपके करीब करते हुए बोला, दिस इज फॉर यू। ये सुन पिया अपनी बड़ी बड़ी हिरनी जैसी आंखों से उसे देखते हुए बोली, क्या। तो अर्श उसे पकड़ आगे बढ़ते हुए बोला, यस बट उससे पहले तुम्हें कुछ करना होगा। पिया अपनी आंखें चढ़ाते हुए बोली, और वो क्या करना होगा। तो अर्श स्माइल करते हुए बोला, अंदर चलो फिर बताता हूँ। ए बोल अर्श पिया को अंदर ले जाने लगता है। जैसे जैसे पिया अंदर जा रही थी, उसके फेस की स्माइल और भी ज्यादा बड़ी होती जा रही थी। अर्श उसे एक रूम के बाहर लाकर खड़ा करते हुए बोला, अंदर तुम्हारे लिए गिफ्ट है, उसे जल्दी से पहनकर बाहर आओ। आई एम वेटिंग फॉर यू। और बिना कुछ सुने वहां से निकल जाता है। पिया उसे जाता हुआ देखती रह जाती है। फिर अचानक खुश होते हुए रूम का डोर ओपन कर अंदर चली जाती है। कुछ देर बाद उस रूम का डोर ओपन होता है जिस रूम में पिया गई थी। जैसे ही पिया डोर ओपन करती है, एक तेज पीली रोशनी के हवा का झोंका उसके मखमली लचीले बदन से जा टकराता है। पिया हैरान होकर सामने का नजारा देखती है, जहां कुछ देर पहले कुछ भी नहीं था। अब वहां रेड रोज से डेकोरेशन और डार्क हॉट शेप बलून को पूरे फ्लोर पर बिखेरा हुआ था। पिया अपनी आंखें बड़ी कर वहां का नजारा देखते हुए आगे आती, पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। रोशनी थी तो सिर्फ मोमबत्तियों के जलने की। पिया चारों तरफ देखते हुए थोड़ी घबराए आवाज में बोली, हब्बी, हब्बी आप कहाँ हैं। प्लीज देखिए, मुझे ऐसे डर लगता है। अगर आप नहीं आए तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी सच्ची। ये बोलते हुए पिया की आवाज गूंज जाती है। तभी अचानक एक तेज आवाज के साथ जस्ट पिया के सामने व्हाइट स्पॉटलाइट जलती है। जैसे ही पिया की आंखों से एक बूंद आंसू उसके गालों पर आता है, उसकी नजर अर्श के बेहद सेक्सी और हॉट बॉडी पर जाती है। पिया अपनी आंसुओं से डबडबाए हिरनी जैसी बड़ी बड़ी आंखों से सामने देखती है, जहां उसका मिस्टर हैंडसम आज एक अलग अवतार में खड़ा था। अर्श इस वक्त एक वाइट ट्रांसपेरेंट शर्ट के सारे बटन खोले किसी हीरो की तरह खड़ा था। उसकी सिक्स पैक एब्स पूरी तरह शो हो रही थी। उसके बिखरे बाल और एक्सप्रेशन लेस फेस को देख पिया का गला सूख रहा था। पिया अपने स्लाइवा को गले से नीचे करते हुए अर्श को देख अटकते हुए बोली, हाँ हब्बी आप ऐसे क्यों। पिया की बात अधूरी रह जाती है। अर्श पिया की खूबसूरत आंखों में देखते हुए उसे अपने करीब आने का इशारा करता है। पिया उसे देखते हुए धीरे धीरे अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा देती है। अर्श पिया को बेहद इंटेंस तरीके से घूरता है। पिया ने इस वक्त एक व्हाइट कलर की नेट से बनी मोतियों की साड़ी पहनी हुई थी।
राइट हैंड में व्हाइट कांच की चूड़ियां और बालों को कली कर पूरी तरह अपने कंधों और पीठ पर बिखेरा हुआ था। आज उसने एक मैरिज गर्ल की तरह फुल मेकअप किया हुआ था। अर्श की नजर पिया के पेट पर जाती है, जो उसके दिल में तहलका मचा रही थी। जैसे ही पिया अर्श के करीब पहुंचती है, अर्श उसकी कलाई पकड़ अपने आप से खींचकर सटा लेता है। पिया मासूमियत से अर्श की आंखों में देखते हुए पूछती है, ये सब आपने कब किया? अर्श पिया की गोरी कमर को थामते हुए बोला, इट डजंट मैटर व्हेन आई डिड इट, माइंड कीप्स इट, व्हाट डू आई वांट। पिया अर्श की बातें सुन ना समझी से उसे देखने लगती है, तो अर्श उसे देख एक बेहद कातिलाना अंदाज में स्माइल करते हुए नशीली आवाज में बोला, आई वॉन्ट किस लिटिल रैबिट। जैसे ही पिया के कानों में अर्श की बात पड़ती है, उसकी सीधी नजर अर्श के होठों पर पड़ती है। पिया अपने निचले हाथ को काटते हुए अर्श के होठों को टुकुर टुकुर देख रही थी। वहीं अर्श के होठों पर बेहद कातिलाना स्माइल बिखरी हुई थी। पिया अपने लिप्स को बाइट करते हुए बहुत ही क्यूट वे में बोली, पर मुझे किस करना नहीं आता। अर्श उसे अपनी आंखें छोटी कर घूरते हुए बोला, आई सेड किस मी। अर्श को ऐसे गुस्सा होते देख पिया का मुंह बन जाता है। वो मुंह बनाते हुए उसके हाथों को अपनी कमर से हटाते हुए बोली, मुझे नहीं करना, जब देखो तब गुस्सा करते रहते हो, कोई प्यार नहीं करते, ऊपर से बेबी के जाने के बाद और भी ज्यादा चिल्लाते हैं। छोड़िए मुझे, मुझे घर जाना है, नहीं रहना यहाँ। अर्श पिया की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए बोला, शुश, इट्स गो वी ब्रिंग बैक आ बेबी। अर्श की इस बात पर पिया जम सी जाती है। वो अपनी आंखें बाहर किए अर्श से बोली, क्या? अर्श पिया की कमर को अपनी तरफ खींचते हुए किलर स्माइल के साथ बोला, यस। इस वक्त पिया के छोटे से बेबी फेस पर ढेर सारी हैरानी, परेशानी और क्यूटनेस बिखरी हुई थी। वो अपने हाथों को अर्श के खुले ब्रॉड चेस्ट पर रखते हुए थोड़ी धीमी आवाज में बोली, पर डॉक्टर ने तो बोला कि बेबी अभी 1 ईयर के बाद आएगा। अर्श हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, HMMN डॉक्टर ने बोला है, पर हम प्रैक्टिस तो कर ही सकते हैं। अर्श की ऐसी बातें सुन पिया का पूरा फेस लाल पड़ जाता है। पिया शर्म से पलके झुकाते हुए बोली, आप सच में बहुत बेशर्म हैं, छोड़िए मुझे। तो अर्श पिया की कमर को कसते हुए बोला, जस्ट फॉर माई लिटिल रैबिट एंड अब किस मी। पिया जानती थी कि उसका मिस्टर हैंडसम बहुत जिद्दी है। अगर उसने किस नहीं किया तो उसका हब्बी उसे पूरी तरह से खा जाएगा। वो अपनी बड़ी बड़ी पलकों को झपकाते हुए अपनी हिल्स निकाल अर्श के पैरों पर अपने पैर रख उसके गले में अपनी बाहें डाल खड़ी हो जाती है। अब दोनों के बीच हवा के गुजरने तक की जगह नहीं थी। पिया अर्श से हाइट में छोटी थी, जिस वजह से अर्श उसकी कमर को पकड़ ऊपर की ओर उठा देता है। अर्श पिया की आंखों में देख रहा था और पिया की नजरें अर्श के डार्क लिप्स पर थी। अर्श को पिया के ऐसे क्यूट से फेस को देख उस पर बहुत प्यार आ रहा था, क्योंकि पिया अपने होठों को काटते हुए क्या करे क्या ना करे सोच रही थी। पिया हिम्मत कर अपनी आंखें बंद करती है और अर्श की गर्दन को अपनी तरफ झुकाते हुए उसके होठों पर अपने कांपते सॉफ्ट होठ रख देती है। उसके होठ रखते ही अर्श पिया को खुद में चिपका लेता है। पिया जो कि सोचकर अर्श को किस करने गई थी कि वो जरा सा किस कर वापस आ जाएगी, अब वो पूरी तरह अर्श के कब्जे में आ चुकी थी। अब पिया नहीं बल्कि अर्श पिया को किस करने लगा था। अर्श पिया के सॉफ्ट लिप्स को किस करते हुए उसकी साड़ी के अंदर अपने ठंडे हाथ को डाल उसकी कमर को सहला रहा था। अर्श जो पिया के लिए एडिक्ट था, वो पिया को कितनी दिनों बाद ऐसे चूम रहा था। वो इस वक्त अपनी पूरी प्यास बुझा लेना चाहता था। पिया अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है, क्योंकि उसका मिस्टर हैंडसम अब उसे इतनी आसानी से बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला था। अर्श इतने प्यार से और पैशन के साथ पिया को चूम रहा था कि पिया सिहरते हुए अर्श की बाहों में कैद हो रही थी। अर्श पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा था। वो बस अपनी लिटिल रैबिट की बंद पलकों को देखते हुए उसके होठों को चूसे जा रहा था। जब उसे फील होता है कि पिया को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो वो पिया की कमर को हल्का सा दबा देता है, जिससे पिया सिसकते हुए अपना मुंह खोले देती है। सांस ना लेने की वजह से पिया का क्यूट सा चबी फेस लाल पड़ चुका था। अर्श पिया को फ्रेंच किस करते हुए सांस लेने देता है, लेकिन अपनी किस को ब्रेक नहीं करता। अर्श पिया को अपने पैरों पर खड़ा कर वहां से दूसरे रूम में लेकर चला जाता है। पिया भी उससे पूरी तरह लिपटी हुई थी। अर्श पिया के साथ एक रूम में आता है, जहां फ्लोर पर हर तरफ मोटे कॉटन को बिछाया गया था और उस पर रेड हॉट शेप बलून फैले हुए थे। उस पूरे रूम में व्हाइट लाइट्स चल रही थी, जो काफी डिम थी। अर्श पिया के साथ अंदर आते हुए वही कॉटन बेड पर बैठ जाता है। अर्श बिना रुके पिया के होठों को सक कर रहा था। पिया उसके सीने से लगी सिमटी हुई थी। उसकी आंखें अर्श के प्रेजेंस को फिल कर बंद थी। अर्श को जब फिल होता है
कि पिया को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो वो उसके होठों को आजाद करता है। पिया लंबी लंबी सांसें लेते हुए अर्श के सीने में अपना फेस छुपा लेती है। अर्श पिया के बालों को सहलाते हुए एक डीप ब्रेथ के साथ बोला, लिटिल रैबिट यू विल नेवर गो विद देम। पिया अर्श से सीने से चिपकी किसी मासूम से बच्चे की तरह उसकी शर्ट को पकड़ते हुए बोली, मैं आपको कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी, पर आप मुझ पर गुस्सा मत किया करो। जब देखो तक मुझ पर अपना गला फाड़ते रहते हैं। हॉर्न। पिया की इस बात पर अर्श के फेस पर बेहद प्यारी स्माइल आ जाती है। वो उसके चब्बी चिक्स को सहलाते हुए बोला, ओके अब मैं अपनी जान पर कभी नहीं गुस्सा करूंगा, पर एक शर्त पर। पिया जल्दी से अपना सिर उठा अर्श को देखते हुए बोली, शर्त? और वो क्या? अर्श एक शरारती स्माइल के साथ, यही कि तुम्हें किस करना सीखना होगा। किस कैसे करते हैं? ओके माय लिटिल रैबिट। पिया अपनी आंखें बड़ी कर जल्दी से अपना सिरना में हिलाते हुए बोली, नहीं नहीं, मुझे किस करना नहीं सीखा, और वैसे भी आपके इरादे नेक नहीं लग रहे। अर्श पिया की कमर को सहलाते हुए बोला, सीखना तो पड़ेगा, और अब मैं सीखा कर रहूंगा, अगर तुम यहाँ से हिली भी तो। अर्श इसके आगे के शब्द जानबूझकर अधूरा छोड़ देता है। वही पिया की शक्ल अब बुरी तरह से लाल हो चुका था। उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे पिया किसी भी वक्त रो देगी। वो दिल ही दिल वहां से बचा कर ले जाने वाले को याद कर रही थी, पर ऐसा कोई उसकी दिमाग में नहीं आया जो उसे अपने साथ बचा कर ले जाए। पिया मासूमियत से पप्पी फेस बनाकर बोली, हब्बी मुझे नींद आ रही है। अर्श पिया की कमर को और भी करीब करते हुए बोला, वो अभी चली जाएगी। पिया अर्श को ऐसे देख समझ चुकी थी, अब वो कुछ नहीं कर सकती। पिया अपना फेस उसके सीने में घुसाते हुए बोली, पर अभी नहीं करना। अर्श उसकी बातों को अनसुना कर अपने हाथ ऊपर की ओर ले जाते हुए बोला, बट अगर हम ट्राई नहीं करेंगे तो फिर बेबी वापस हमारे पास कैसे आएगा? पिया अर्श के हाथों को फिलकर पूरी तरह जम चुकी थी। वो कुछ बोलना चाहती थी, पर कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसके गले से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। पिया अपनी आंखें कसकर भींच लेती है और अपने हाथों को उसके गले में लपेट कस देती है। अर्श जिसका हाथ पिया की इमर्स्ड चेस्ट पर पहुंच चुका था, वो उसके चेस्ट को पकड़ प्रेस कर देता है। अर्श पिया के फेस को बेहद इंटेंसली देख रहा था। उसके गुलाबी कांपते होठ, लाल रोजी फेस, दर्द की वजह से बंद आंखें। अर्श पिया को हट नहीं करना चाहता था, जिस वजह से अर्श धीरे धीरे उसके चेस्ट को सहलाने लगता है। अर्श पिया के साथ जल्दी अपनी एक हैप्पी फैमिली बनना चाहता था, लेकिन अभी 2 मंथ तक पिया के लिए कुछ भी सेफ नहीं था। वहीं कुछ दिनों बाद श्रीशा और रेहान की भी शादी थी, और साथ ही साथ कृष्ण की भी शादी होने वाली थी। अर्श सब कुछ सोचते हुए पिया को वही कॉटन बेड पर लेटा देता है, और खुद उसके ऊपर आते हुए उसके हाथ पिया की सॉफ्ट चेस्ट को सहला रहे थे। पिया की आंखें अब तक बंद थीं। वो उसके पिंक लिप्स पर अपने होठ को रख पैशनेट किस करते हुए ब्लॉक कर देता है। अर्श का एक हाथ पिया की कमर को सहला रहा था, तो दूसरा हाथ उसकी सॉफ्ट चेस्ट को। अर्श पिया को किस करते हुए उसके मखमली बदन में खोसा गया था। वो कभी पिया के होठों को लिक करता तो कभी तेज सक के साथ स्मूच करता। पिया को दर्द हो रहा था, पर अर्श रुकने वालों में से नहीं था। अर्श किस करते हुए पिया की साड़ी को उसके शरीर से अलग करने लगता है। पिया की सांसें अब भारी होने लगी थी। उसके चेहरे के साथ साथ पिया का शरीर भी लाल पड़ने लगा था। अब पिया अर्श के सामने व्हाइट अंडरगारमेंट्स में थी। अर्श इस वक्त सिर्फ पिया को फिल करना चाहता था। पिया भी अभी ही हॉस्पिटल से आई थी, तो वो अभी चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था। पिया धीरे से अर्श के कानों में बोली, सच में नींद आ रही है? चालिए ना होते हैं। फिर अचानक उसके दिमाग में उसके नटखट देवर यानी श्रेयांश जी महाराज आते हैं। वो जल्दी से श्रेयांश के गेटअप में आते हुए बोली, आप सच में कितने निर्दयी हैं, अपनी क्यूट सी बीवी को ऐसे परेशान कर रहे, जो बेचारी अभी अभी हॉस्पिटल से आए हैं। ये नहीं कि अपनी इतनी प्यारी लिटिल रैबिट का ख्याल रखें। अर्श अपनी शर्ट को निकालने हुए बेहद दिलकश अंदाज में बोला, कोई बात नहीं, अब ख्याल रखता हूँ। पिया जो पहले ही अपने मिस्टर हैंडसम के हॉट और सेक्सी लुक को देख पागल हो जाया करती थी, अब अर्श को ऐसे देख उसका गला सूखने लगता है। पिया की नजर अर्श के खुले ब्रॉड सीने और बाजुओं पर टिक गई थी। वो चाह कर भी अपनी नजरें नहीं फेर पा रही थी। वो जानती थी कि ये सब उसके मिस्टर हैंडसम की सोची समझी चाल है, पर अब वो क्या करे, वो इस जाल में फंस चुकी थी। अर्श जिसके होठों पर बेहद खतरनाक स्माइल थी, वो अपनी लिटिल रैबिट को ऐसे देख पागल हुए जा रहा था। पिया जब बर्दाश्त नहीं कर पाती तो अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है। उफ, उसकी ऐसे हरकत और लाल चेहरा अर्श के सोए जज्बातों को हवा दे रहा था।
अर्श से जब रहा नहीं जाता तो वो उसके अंडरगारमेंट्स को निकाल उसके ऊपर आते हुए उसके गले पर किस करने लगता है। अर्श की वेट टंग पिया के गर्म गले को भीगते जा रही थी। अर्श धीरे धीरे पिया के नीचे की ओर बढ़ने लगता है। अर्श का एक हाथ पिया की चेस्ट को रब कर रहा था और उसके होठ उसके दूसरे चेस्ट पर घूम रहे थे। वो पिया के इमर्स्ड चेस्ट को बाइट करते हुए बोला, यू आर माई डिसरे लिटिल रैबिट। पिया की पकड़ उसके कंधे पर कस जाती है। पिया सिर्फ अर्श के होठों और हाथों को फिल कर रही थी। उसे अर्श की कोई बातें सुनाई नहीं दे रही थी। अर्श पिया के गले को चूमते हुए धीरे धीरे बाइट करना स्टार्ट करता था, क्योंकि अर्श का फेवरेट काम पिया को बाइट करना ही था। अब पिया की बेहद अट्रैक्टिव सिसकियां पूरे रूम में गूंज रही थी। अर्श पिया की इमर्स्ड चेस्ट को अपने मुंह में भरसक करने लगता है। पिया के हाथ अब कभी अर्श की पीठ को सहलाते तो कभी उसके बालों को। अगली सुबह पिया अर्श के साथ वापस जैन पैलेस आ चुकी थी। अर्श वापस रेडी होकर ऑफिस के लिए जा चुका। इस वक्त पैलेस में सिर्फ गर्ल्स मौजूद थी। सभी बड़े पूजा के लिए मंदिर गए थे, जिस वजह से पूरा पैलेस खाली था और उस शांत पैलेस की रौनक श्रेयांश भी अपने काम में बिजी था। सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। सब बीती बातें भूल अपनी लाइफ में वापस एक हो चुके थे। वही शौर्य मेहरा की भी हालत पहले से ठीक थी। उन्होंने ठान लिया था कि वो अब पिया या जैन फैमिली के ऊपर अपनी परछाई तक नहीं पड़ने देंगे। इसलिए वो और नील जैन इंडिया छोड़कर हमेशा के लिए जाने वाले थे। मुंबई के सबसे बड़े और आलीशान एग्जीबिशन सेंटर में एक बेहद खूबसूरत और दिल में उतर जाने वाली नजरें एक टक ग्लास वॉल से घिरे एक क्राउन को देख रही थी। वो नजरें इतनी तेज और धारदार थी कि एक बारी के लिए कोई भी उसका घायल हो जाए। तभी एक इविल स्माइल के साथ, यू वोंट लुक बेटर हियर। तभी अचानक से एग्जीबिशन हॉल की सारी लाइट्स चली जाती हैं। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि अचानक से क्या हुआ। तभी एक तेज आवाज के साथ हॉल लाइट से रोशन हो उठती है। सब वापस से नॉर्मल होकर जैसे ही क्राउन को देखते हैं, सबकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वहां खड़ा एक पुलिस ऑफिसर अपने टेलीकॉम से बोला, हेलो हेलो, इट्स एन इमरजेंसी, द क्राउन हैज बीन स्टोलन। हर तरफ पुलिस फोर्स बिखर चुकी थी। वहीं मौजूद श्रेयांश नेहित को देख बोला, यार ये लड़कियां मुझे देख इतना पागल हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। नेहित उसकी बात सुन उसे घूर कर देखता है, जैसे कह रहा हूँ, हाँ तुम ही तो एक नमूने हो इस धरती पर। और फिर मुंह बनाते हुए बोला, तुम यहीं रुको, मैं अभी देख कर आता हूँ। ये बोल वो बिना श्रेयांश की बकबक सुने वहां से निकल चला जाता है। श्रेयांश उसे जाता देख बोला, ओ गॉड सीरियसली, ये कितनी फालतू है। और जैसे ही पीछे देखने के लिए पलटता है, कोई उसे पकड़कर उसके होठों पर अपने होठ रख किस करने लगता है। ये इतना फास्ट और एक्सीडेंटल था कि श्रेयांश तो कुछ देर के लिए जम सा गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक उसके साथ हो क्या गया। उसे सिर्फ अपने होठों पर किसी की गर्म सांसें महसूस हो रही थी। श्रेयांश के हाथ खुद ब खुद उसे किस कर रहे शख्स की कमर पर चले जाते हैं। तभी वहां एक ऑफिसर आता है, जो उन्हें ऐसे देख बोला, ये देखो यहाँ अलग मसला चल रहा है और इन लोगों को देखिए तो अलग ही दुनिया की सैर पर हैं। पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। 6 तभी उसे किसी की तिखी नजरें खुद पर महसूस होती हैं। ऑफिसर जैसे ही देखता है, उसकी पैंट गीली होने लगती है, क्योंकि उसे अब पता चल चुका था कि ये एशियन किंग अर्श जैन के छोटे शहजादे द श्रेयांश जैन हैं। श्रेयांश आज पहली बार किसी को इतने खतरनाक अंदाज में घूर रहा था, मानो जैसे वो अभी उस ऑफिसर का सिर फोड़ डालें। श्रेयांश की ऐसी नजरों को देख वो ऑफिसर अपने उजड़े चमन को बचा वहां से निकल लेता है। श्रेयांश उस लड़की से फेविकोल की तरह चिपक चुका था। दोनों ही एक दूसरे को किस करने में बिजी थे। उन्हें वहां के माहौल या आवाज से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो बस एक दूसरे के होठों को फिल करते हुए किस कर रहे थे। तभी अचानक से पूरा हॉल शांत हो जाता है। सन्नाटे के बीच सिर्फ किस करने की आवाजें गूंज रही थी, जैसे मानो कोई प्यासा पानी के लिए तड़प रहा हो और अब जाकर उसे पानी मिला हो। उस सुनसान हॉल को इतना शांत देख श्रेयांश अपने सेंस में वापस आता है और एक तेज झटके के साथ इस लड़की को खुद से अलग करता है। जैसे ही श्रेयांश की नजर उस लड़की पर पड़ती है, उसका दिल मानो रोलर कोस्टर की स्पीड पकड़ लेता है। वो एकटक सामने खड़ी लड़की को घूरने लगता है। उस लड़की की आंखें बेहद नशीली और घायल कर देने वाली थी। उसके लाल होठ जो श्रेयांश के होठों के गिरफ्त में आने से और भी ज्यादा लाल हो चुके थे। वो लड़की अपनी डार्क आंखों से चारों तरफ अपनी नजरें दौड़ती है,
जब उसे कोई नजर भी आता तो वो बिना श्रेयांश पर ध्यान दिए वहां से जाने को होती है। लेकिन तभी अचानक से कोई उसका हाथ पकड़ अपने पास खींच लेता है। इस एक्शन से वो लड़की घबराए हुए चेहरे के साथ गुस्से भरी नजरों से घूरते हुए सामने देखती है, तो उसके सामने श्वेतांश अपने होठों को कटते हुए खड़ा उसे ही देख रहा था। वो लड़की अपनी तिखी तेज आवाज में बोली, क्या है? हाथ छोड़ो मेरा, मुझे जाना है यहाँ से। श्रेयांश बेहद स्टाइल से अपने सिर को घुमाते हुए किलर स्माइल के साथ बोला, जाना तो सबको है, तुम्हें भी और हमें भी, पर क्यों ना कुछ वक्त बिताए। श्रेयांश की बात सुन वो लड़की अपने दांत पिसते हुए बोली, क्या बकवास कर रहे हो? देखो मैं लास्ट टाइम वार्न कर रही हूँ, हाथ छोड़ो मेरा। इस पर श्रेयांश भी कहाँ पीछे रहने वाला था। वो उस लड़की की घूरते हुए बोला, क्या कहा? एक तो तुमने मेरी फर्स्ट किस लूट ली, ऊपर से मुझे द ग्रेट श्रेयांश जैन को वार्न कर रही हो। हाँ, वो लड़की श्रेयांश को ऐसे देख बोली, हे लिटिल बेबी, पहले तुम बड़े होकर आओ और अपने कान खोल कर सुन लो, तुमने भी मेरी फर्स्ट किस चोरी की है। समझ आई बात? श्रेयांश उसके लिटिल बेबी वर्ड को खींचते हुए बोला, लिटिल बेबी? ओह हेलो मिस लुटेरन, लिटिल बेबी किसको बोला? इस पर वो लड़की इतराते हुए बोली, ऑफ कोर्स तुम्हें बोला, और कोई दिख रहा है क्या तुम्हारे सिवा यहाँ? श्रेयांश उस लड़की के गुस्से में घूरते हुए बोला, यह तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी फर्स्ट किस लूटने की? श्रेयांश के सवाल को सुन सामने खड़ी लड़की उसे बेहद अजीब तरीके से घूरती है, फिर अपनी आंखें चढ़ाते हुए कुछ सोचकर श्रेयांश के करीब आती है और वापस से उसके होठों पर अपने होठ रख लाइट किस कर पीछे हट जाती है। श्रेयांश को एक बार फिर झटका लगता है। वो चिल्लाते हुए बोला, तुमने मेरी फिर से किस को लुटा? इस पर वो लड़की श्रेयांश को अपनी एक आंख विंक करते हुए बोली, यशी नाम है मेरा, जो करती हूँ खुद के लिए करती हूँ। ये बोल वो श्रेयांश से अपना हाथ छुड़ा अपनी फुल स्पीड से वहां से भागती है। श्रेयांश अपनी आंखें फाड़े बस एकटक देखे जा रहा था। उसे समझ नहीं आया कि अभी अभी कौन सा तूफान उसके सिर के ऊपर से होकर गुजरा। वो बस उस हॉल की बड़ी सी विंडो की तरफ देखे जा रहा था। तभी उसके पास निहित आते हुए बोला, ओए बैताल, यहाँ क्या खड़े हो? वहाँ क्राउन चोरी हो गया है। ये सुन श्रेयांश बेफिक्री से निहित की तरफ देख बोला, तो निहित उसे आंखें फाड़े देखते हुए बोला, तुम वो क्राउन भाभी को देने वाले थे ना? अब जाकर श्रेयांश चिल्लाते हुए बोला, क्या क्राउन चोरी हो गया? कैसे? कहा? कब? मैनेजर कहा था। मैं उस मैनेजर का सिर फोड़ दूंगा, बाल नोच लूंगा, मुझे उखड़ लगा, अगर मेरी प्यारी सी भाभी को वो क्राउन नहीं मिला तो। ये बोल वो निहित को धक्का दे मैनेजर के पास भागता है। निहित तो अभी अभी आए इतने खतरनाक चक्रवात को देख अपना मुंह खोले खड़ा था। वहीं वो लड़की एक सुनसान खंडहर के पास आकर रुकती है। वो एक पिलर से टेक लगाते हुए अपनी बैग से थोड़ा कपड़ा हटाकर वही क्राउन निकालती है, जो अभी कुछ देर पहले उस एग्जीबिशन हॉल में सजा हुआ था। वो उस क्राउन को देखते हुए बोली, काश ये ताज कोई मुझे पहनाता। ये यशी है, जो 14 साल की एज से ही चोरियां करने लगी थी। ऐसा नहीं था कि इसने चोरी अपने फैशन के लिए करना शुरू किया था, बल्कि इसे चोरी वक्त और हालात ने करना सीखा दिया था, और धीरे धीरे यही चोरी यशी को लाइफ का सबसे बड़ा किक बन गया, जिसे वो एक गोल की तरह अचीव करती थी। यशी को अचानक श्रेयांश और अपनी वो किस याद आती है, जिसे यशी ने खुद को पुलिस से बचाने के लिए किया था। वो याद आते ही यशी के होठों पर बेहद प्यारी स्माइल आ जाती है। वो स्माइल करते हुए बोली, द ग्रेट श्रेयांश जैन, तुम्हें क्या लगता है तुम्हें कोई नहीं जानता? हाँ, वो बात अलग है कि मैंने किस करने से पहले देखा नहीं कि तुम हो कौन, पर देखने के बाद तो क्या ही कहूँ। और अपने होठों पर जीभ फेरते हुए, पता अगर कोई और होता तो मुझे पक्का रिग्रेट होता, पर तुम्हें किस करते मुझे कोई रिग्रेट नहीं। मतलब अब मुझे सब कुछ मिल गया। मैंने अपनी फर्स्ट किस अपने ड्रीम बॉय को दी। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? पर फिर अचानक उदास होते हुए बोली, पर देखो ना, मैं भी कैसी हूँ। तुमसे मुलाकात हुई भी तो कैसे? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे अपने ड्रीम बॉय से भी टकराने का मौका मिलेगा, बट मैंने तो किस ही कर लिया। पर काश मैं भी सबकी तरह होती। तो ये बोल वो चुप हो जाती हैं, और थोड़ी देर चुप रहने के बाद डीप ब्रेथ लेते हुए, खैर एक और लास्ट विश है कि अब तुम कभी मुझे किस करो। ये बोल यशी उस क्राउन को देखती है और वापस उसे अपने बैक साइड में छुपाते हुए वहां से निकल जाती है। जैन पैलेस। अचानक से शिविका की हेल्थ काफी खराब हो चुकी थी। जैसे ही शिविका अपने रूम से बाहर आती है, उसकी आंखों के सामने अंधेरा हो जाता है और वो गिरने को होती है।
पर इससे पहले ही गौतमी जो कि उसके पास ही आ रही थी, वो जल्दी से उसे संभालती है और सभी को आवाज लगाते हुए शिविका को होश में लाने की कोशिश करती है। गौतमी की आवाज सुन सभी जल्दी से बाहर आते हैं, तो शिविका को ऐसे देख सभी परेशान होते हुए पूछते हैं, शिवी को क्या हुआ? तो गौतमी परेशान होते हुए बोली, आई डोंट नो, मैं जैसे ही आई तो मैंने देखा कि ये बेहोश होकर गिरने वाली है। दृष्टि बोली, मैं डॉक्टर को कॉल करती हूँ। गौतमी बाकी सबकी हेल्प से शिविका को रूम में लाकर बेड पर आराम से लेटती हैं और उसे ब्लैंकेट से कवर करती हैं। कुछ ही देर में डॉक्टर आ जाती हैं। वो जल्दी से शिविका को चेक करती हैं। चेकअप के दौरान ही शिविका को होश आ जाता है। वो सभी को देखते हुए बोली, क्या हुआ, तुम सब इतना परेशान क्यों हो गए? मैं ठीक हूँ। डॉक्टर की जरूरत नहीं थी। इस पर डॉक्टर कुछ मेडिसिन और एक किट देते हुए बोली, चेकअप की बहुत जरूरत थी और आप ये मेडिसिन टाइम टू टाइम लेते रहना और एक बार आप खुद से टेस्ट करके अच्छे से हॉस्पिटल में टेस्ट करवा लेना। शिविका डॉक्टर के हाथ में पकड़े प्रेगनेंसी किट को देखती है और हैरानी से पूछती है, पर ये क्यों? इस पर डॉक्टर स्माइल करते हुए बोली, कंग्रेचुलेशन, आप मम्मा बनने वाली हैं। ये सुनकर सबके फेस पर हैरानी वाली स्माइल आ जाती है। शिविका को भी बिलीव नहीं हो रहा था कि वो क्या सोच में मम्मा बनने वाली हैं। डॉक्टर उसे स्माइल कर बोली, टेक रेस्ट एंड अपना पूरा ख्याल रखना। शिविका सिर्फ अपना सिर हाँ में हिला देती है। डॉक्टर भी वहां से सबको खुद देख चली जाती है। गौतमी और आरवी शिविका हक करते हुए बोली, कॉन्ग्रेचुलेशंस शिवी। तो बाकी सब भी उसे एक दूसरे के ऊपर से हक करते हुए बधाई देते हैं। गौतमी खुश होते हुए बोली, फाइनली मैं बुआ बनने वाली हूँ। इस पर पिया बोली, और मैं बड़ी मम्मा। उसकी बात सुन सब स्माइल करने लगते हैं। शिविका को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अपनी खुशी कैसे बताए, कैसे जताए, क्योंकि ये अब तक की उसकी सबसे बड़ी खुशी थी जिसे उसे उसके नेहित ने दी थी। अब तक ये बात सिर्फ गर्ल्स को पता थी। पिया फुदकते हुए बोली, चलो हम ये गुड न्यूज सबको बताकर आते हैं। इस पर श्रीशा उसे रोकते हुए बोली, हे पिया जी, बिल्कुल नहीं, अभी हम किसी को नहीं बताएंगे। हम सब आज रात को सभी के लिए एक बहुत ही सीक्रेट सरप्राइज प्लान करते हैं और फिर हम उस सरप्राइज के थ्रू सबको हिंट देंगे। देखते हैं कौन कौन पकड़ पाता है। श्रीशा की बात सबको सही लगती है, तो सभी गर्ल्स रेडी हो जाती है। वही कार में, मैं उस लुटेरे को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। उसको तो बताना पड़ेगा कि श्रेयांश जैन चीज क्या है। निहित अपना सिर हिलाते हुए बोला, अच्छा, तो अब क्या करने वाला है तू? इस पर श्रेयांश एविल स्माइल के साथ, वही जो भाई करते हैं। ये सुन निहित की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो उसे घूरते हुए बोला, यू मीन? तो श्रेयांश टेढ़ी मुस्कान के साथ, यस। शाम के वक्त सभी बड़े हैरान परेशान हॉल में बैठे हुए थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उनकी बच्चियां क्या करने की कोशिश कर रही हैं। तभी सारे बॉयज भी आते हैं। कृष्ण पैर पटकते हुए सीधा दादी के पैरों में आ गिरता है और मून बनाते हुए बोला, दादी आप क्या चाहती हैं? कि मेरा घर ना बसे? कहो ना बसे मेरा घर। दादू उसकी बम पर मारते हुए बोले, जैसे तुम्हारे लक्षण हैं वैसे तो तुम कुंवारे ही मरोगे। कृष्ण अपनी बन सहलाते हुए जैसे ही कुछ बोले को हुआ कि श्रेयांश अर्श के कंधों पर झूलते हुए बोला, भाई देखो ना, एक लुटेरन ने मेरी किस चोरी कर ली, अब मैं क्या करूं? इस पर अर्श उसे अपनी तिखी नजरों से देखते हुए बोला, उसने किया क्या तुमने? श्रेयांश झटके से उससे अलग होते हुए बोला, भाई आप मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हैं? मैं इतना शरीफ हूं कि मैं बिना पीछे किसी का नाखून तक नहीं छूता। रेहान हंसते हुए बोला, सीरियसली, पर तुम्हें किसने मुंह लगाया? मतलब उसके इतने बुरे दिन, ओ गॉड। श्रेयांश उसे ऐसे घूरता है जैसे उसे वार्न कर रहा हूं कि अपना मुंह बंद कर लो वरना तुम्हारी सेहत खराब हो सकती है। रेहान उसे मुंह बना कर बोला, हे बैतान, अपना ये सड़ा सा रिएक्शन देना बंद करो और बताओ। श्रेयांश उसे घूरते हुए बड़े स्टाइल में अपने कोट से एक फोटो निकालते हुए पहले तो खुद देखता है, फिर सबको देखते हुए बोला, तो भी दिल इंसानों, अपने काउच की पेटी बांध लो। सब उसे अपनी अजीब नजरों से घूर रहे थे। श्रेयांश सबके सामने यशी फोटो रखता है और बोलता है, ये है वो। सब यशी की फोटो को देखते हैं। तभी वहां गौतमी आते हुए बोली, हे एवरीवन अटेंशन प्लीज। श्रेयांश उसे देख बोला, अरे बहना इधर आओ और जरा अपनी भाभी को देखो। गौतमी हैरान होते हुए, अब कौन सी भाभी आ गई? तो ईवान बोला, जो सिंगल हैं उनमें से एक की। गौतमी झट से बोली, पर यहाँ तो बहुत लोग सिंगल हैं। श्रेयांश अपने दांत पिसते हुए बोला,
पर अब कोई नहीं रहा। ये बोल श्रेयांश सामने पड़े टेबल से सारे सामना को हटाकर एक ग्लास टेबल को खाली करता है और फिर भागकर दूसरी साइड जाता है। सब उसे अपनी आंखें फाड़े देख रहे थे। कृष वर्ष को देख बोला, अर्श क्या तुम्हारे भाई की मानसिक स्थिति बिगड़ चुकी है? अर्श उसे घुरकर देखता है तो विक्रांत रावल दादू को देख बोले, क्या तुम्हारे इस पोते का स्क्रू खुलकर गिर गया है या फिर बचपन में कोई चोट आ गई थी? इस इतना शरारती और दूसरा अड़ियल। अब अर्श की खा जाने वाली नजरें विक्रांत रावल को घूर रही थी। तभी श्रेयांश भी अपने हाथ में एक ब्लैक कलर का स्केच पेन पकड़े आता है और टेबल के सामने अपनी नीज पर बैठते हुए टेबल पर स्केच से ग्राफ बनाते हुए बोला, देखो भाई भाभी मिंगले, ईवान और छोटी भाभी मिंगल, मॉन्स्टर और भूवी भाभी भी मिंगल। श्रेयांश आगे कुछ बोलता उससे पहले कृष्व अपना दुखड़ा रोते हुए बोला, तुम्हारे भाई की मेहरबानी से अब तक मैं सिंगल ही हूँ। इस पर श्रेयांश उसे घूरते हुए बोला, किस करने के बाद कौन सिंगल रहता है? ये सुनकर कृष्व शर्माने का नाटक करने लगता है तो वही बाकी सब हैरानी से कृष्व और श्रेयांश को देख रहे थे। गौतमी हैरानी से बोली, ये कब हुआ? तो श्रेयांश बोला, बहना यहाँ सब दिखावे के लिए सिंगल हैं। एनीवेज तुम सब मेरे प्लान पर कंसंट्रेट करो। ये बोल श्रेयांश वापस से टेबल पर ड्रॉ करते हुए बोला, चिंदी चोर विथ श्री भाभी मिंगल, निहित विथ शिवी भाभी मिंगल, वायु ब्रो विथ यू आई मीन गौतमी भी मिंगल, मानव विथ दृष्टि भाभी। अब जैसे जैसे श्रेयांश बोल रहा था सभी बड़े हैरानी से वहां खड़े मानव, वायु और गौतमी को घूर घूरने लगे थे। सच में उनके पीछे ये सब चल रहा था। श्रेयांश लास्ट में चीखते हुए खुद पर प्राउड करते हुए बोला, और अब आप सबका श्रेय भी मिंगल हो चुका है विथ यशी। दादू उसे अपनी छड़ी से मारते हुए बोले, जब तुम सबको अपनी अपनी मिल ही गई हैं तो हम सबसे छुपा क्यों रखा है? इस पर कृष्ण तपाक से बोला, यस जैसे मैंने बताया वैसे तुम सब भी बता कर रोते रहो। दादू कृष्ण की इस बात पर उसे ऐसे घूरते हैं जैसे अभी उसकी शादी कैंसिल करवा देंगे। श्रेयांश सभी को इग्नोर कर अर्श से बोला, भाई आई वॉन्ट यशी। ये श्रेयांश ने बेहद सीरियस होकर बोला था। अर्श उसके सीरियसनेस को देख अपना सिर हिला देता है। दादी सभी को देख बोली, गौतमी आप सब क्या दिखाने वाले थे? बताए हमें। इस पर गौतमी जल्दी से बोली, हाँ बस 5 मिनट। ये बोल वो वापस ऊपर भाग जाती हैं। अभी कुछ देर हुआ ही था कि अचानक से हॉल की लाइट्स चली जाती हैं। वायु ये देख बोला, लाइट्स कैसे चली गई? इस पर श्रेयांश बोला, आई थिंक फ्यूजस चला गया होगा। तो ईवान उठते हुए बोला, मैं देख कर आता हूँ। ये बोल वो जैसे ही जाने को होता है हॉल में एक वाइट लाइट्स ऑन हो जाती है। सब इस तरफ देखते हैं तो वहां पर प्रोजेक्टर के आगे सबको लिटिल रैबिट लाइट येलो कलर की सिंपल साड़ी पहने खड़ी थी। उसे देख सबके विक्रांत रावल के मुंह से एक बार के लिए निकलता है, ईशानी। पिया को देखते ही उनकी आंखों में हल्के आंसू छलक आते हैं। अर्श को भी इस वक्त पिया को देख ईशानी माँ की याद आ गई थी, या ये कहे वहां मौजूद सभी को, क्योंकि आज पिया ने अपनी मम्मा का ही लुक लिया हुआ था। धीरे धीरे सभी गर्ल्स आती हैं। श्रीशा जिसने आयशा का लुक लिया हुआ था वो भले ही सूरत से नहीं लेकिन बॉडी से बिल्कुल आयशा लग रही थी। उसका बैंक लुक बिल्कुल आयशा की तरह था। जैसे ही श्रेयांश श्रीशा को देखता है उसका कुछ देर पहले खिला हुआ चेहरा मायूसी और दर्द से भर उठा। तभी गौतमी आती है जिसमें अपनी मम्मा का लुक लिया हुआ था। गौतमी भी बिल्कुल अपनी मम्मा की तरह नजर आ रही थी। निहित गौतमी को देख एक पल के लिए सब कुछ खो बैठा। गौतमी की आंखों में आंसू आ चुके थे। वही धीरे धीरे सभी की आंखें नम हो चुकी थी। तभी शिविका सांवी के लुक में आती है। उसे देख दादी के फेस पर दर्द भरी स्माइल आ जाती है। अब तक पूरा हॉल किसी गहरी शांति में दब चुका था। सबको इतना इमोशनल होता देख पिया अपनी प्यारी सी आवाज में बोली, अरे हम सब कितनी मेहनत से रेडी होकर आए हैं और आप सब बस ऐसे छोटे से बच्चे की तरह हमें देख रोना शुरू कर दिए हैं। पिता की इतनी मीठी शिकायत को सुन पिया की मामी बोली, वो इसलिए क्योंकि अब हमारी ईशानी वापस जो आ हुई हैं। पिया बेहद प्यारी स्माइल के साथ बोली, क्या मैं सच में मम्मा लग रही हूँ? तो दादी बोली, हाँ बिल्कुल ईशानी। तभी श्रीशा बोली, ओ बहुत हुआ, आई नो हम सब बिल्कुल वैसी ही लग रहे हैं जैसे आप सब की प्रिंसेस लगा करती थी। बट अभी हम सभी आप सबको कुछ दिखाना चाहते हैं, आई मीन बताना चाहते हैं। दादू बोले, हाँ जरूर, क्योंकि तुम सब काफी देर से ही ये सब कर रहे हो तो अब मुझसे और इंतजार नहीं होता। ये बोल दादू वापस अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। सारी गर्ल्स भी अपने अपने क्यूट एरोजेंट बॉयज के पास आकर खड़ी हो जाती हैं।
पिया अर्श के पीछे जाकर उसके गले में बाहें डाल खड़ी हो जाती है। तो अर्श इसके हाथ को पकड़ अपने सामने कर अपनी गोद में बैठा लेता है। ऐसे ही बाकी गर्ल्स भी अपने अपने सोल के साथ खड़ी या बैठ जाती हैं। सामने प्रोजेक्टर पर सबसे पहले अर्श और ईशानी माँ की पिक आई, जिसमें ईशानी माँ का बेबी बम्प निकला हुआ था और उन्होंने उसे अपने दोनों हाथों में भर रखा था और अर्श उनके बड़े से पेट पर किस कर रहा था। ये पिक देखते ही अर्श के होठों पर एक दर्द भरी स्माइल आ जाती है। वहीं पिया अर्श को देख धीरे से बोली, ठरकी आदमी मम्मा को भी किस किया। ये सुन अर्श उसे देखते हुए बोला, मम्मा को नहीं, मम्मा की प्रिंसेस को जो तब से मेरी हैं। जब से उसे खुद के बारे में भी पता नहीं था। और फिर पिया के चब्बी चिक्स को अपने होठों से चूमते हुए बाइट कर लेता है। उसके ऐसे बाइट से पिया सिसक उठती है और उसे घुरकर देखती है। तो अर्श उसे देख अपनी एक आई विंक कर देता है। पिया मुंह बनाते हुए सामने देखती है, जहां अब अर्श पिया के छोटे छोटे यादों के साथ शिविका और निहित की भी साइलेंट लव की फोटोज चल रही थी। सच में इस वक्त सभी एक बार फिर वो सारे पुराने पहलों को जी रहे थे, लेकिन किसी को ये समझ नहीं आ रहा था कि ये सब अचानक से क्यों। थोड़ी देर में सभी फोटोज बंद होती हैं और हॉल की लाइट्स वापस से ऑन हो जाती हैं। पिया अर्श की गोद से उठते हुए बोली, हमें पता है आप सबको कुछ समझ नहीं आया कि हम सब ने ये पुरानी यादें क्यों आप सबको दिखाई। श्रेयांश बोला, भाभी वो सब तो ठीक है, पर आपने मेरी इतनी गंदी गंदी फोटोज क्यों दिखाई। तो गौतमी बोली, क्योंकि क्या पता आपकी तरह ही कोई गंदा आ जाए। गौतमी की बताओ का मतलब ना समझ श्रेयांश चीखते हुए बोला, आई शूट अप, मैं कोई गंदा नहीं हूँ, बल्कि मुझसे ज्यादा क्यूट, टैलेंटेड और प्यारा कोई हो भी नहीं सकता इस पैलेस के साथ साथ इस पूरे इंडिया में। इस पर गौतमी मुंह बनाते हुए बोली, ओ रियली। तो श्रेयांश भी वैसे ही बोला, यार रियली। पिया उन्हें लड़ता देख बोली, आप दोनों चुप करो, मैं हूँ सबसे ज्यादा क्यूट और इनोसेंट, तो आप सब अपना काम करो और मेरी बात सुनो। ये बोल पिया सबको देख एक्साइटेड होते हुए बोली, हम सब के बीच एक बार फिर वही पुरानी यादें आने वाली, जिसे आप सब ने हमारे साथ एंजॉय किया था, और अब हम उस वक्त को वापस जीने वाले हैं। दादू कंफ्यूजन से बोले, बच्चा हम कुछ समझे नहीं। तो श्रीशा आगे आते हुए बोली, हमारे इस बोरिंग से पैलेस में शोर मचाने वाला आ रहा है। गौतमी भी पिया और श्रीशा के पास आते हुए बोली, हाँ। दादी उन दोनों को देख अभी सोच ही रही थी कि तभी विक्रांत रावल अर्श को गुस्से में घूरते हुए बोले, तुम्हें शर्म नहीं आती, अभी अभी तो हमारी बच्ची ठीक हुई थी, तुमने। अर्श अपनी आईब्रोज रेंज करते हुए विक्रांत रावल से सर्द आवाज में बोला, वॉट। दादी भी जल्दी से विक्रांत रावल की बात को समझ पिया से बोली, पिया बच्चा क्या आप। पिया मासूमियत और नासमझी से सबको देखते हुए बोली, आप सब क्या सोच रहे हैं, हम सबको कुछ और ही बताना चाहते हैं। इस पर सुलेखा रावल पिया से कंफर्म करते हुए बोली, पिया बच्चा आप किसी नए मेहमान की बात कर रही हैं, जो आने वाला है। मेरा मतलब है कि क्या कोई बेबी आने वाला है। इस पर पिया अपनी मुंडी जोर जोर से हाँ में हिलाने लगती है। उसके फेस पर बहुत ही प्यारी बड़ी सी स्माइल बिखरी हुई थी। उसके हाँ को सुनकर विक्रांत रावल का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। वो अर्श को अभी दौड़ा दौड़ा कर मरना चाहते थे। सबको लग रहा था कि पिया प्रेग्नेंट है। अर्श पिया को घूरते हुए बोला, लिटिल रैबिट ये क्या। तभी बीच में श्रेयांश कूदते हुए बोला, ओ माय गॉड, यू मीन टू से मैं चाचू बनने वाला हूँ। तो पिया, श्रीशा और गौतमी एक साथ बोली, हाँ। अब तो सभी की नजरें अर्श पर थीं और अर्श अपनी एक्सप्रेशन लेस फेस के साथ पिया को देख रहा था। तभी गौतमी बोली, यस शिवी इज प्रेग्नेंट। ये दूसरा झटका था। गौतमी के इस बात पर पूरा हॉल शांत हो जाता है। श्रेयांश जो कब से चिल्ला रहा था, वो शॉक्ड होकर निहित को देख रहा था और निहित शिविका को। शिविका अपना सिर झुकाए एक साइड में खड़ी थी। उसे समझ नहीं आ था कि वो कैसे क्या करे। वही अब अर्श की बारी थी विक्रांत रावल को घूरने की। वो उन्हें अपनी तिखी नजरों से घूर रहा था, तो विक्रांत रावल भी उसे वैसे ही घूरने लगे। तभी दादी इतनी शांति देख बोली, क्या सच में हमारी शिवी माँ बनने वाली हैं? तो सब गर्ल्स अपना सिर हिला देती हैं। दादी खुशी से शिविका के पास आते हुए बोली, मेरी बच्ची, किसी को नजर ना लगे। और फिर जल्दी से एक सर्वेंट को बोल नजर उतारने का सामान लाने को बोलती हैं। अब श्रेयांश निहित के ऊपर कूदते हुए बोला, यह मतलब तुमने अपनी जिंदगी में पहली बार कुछ अच्छा किया है। इस पर निहित उसे घुर कर देखता है, तो बाकी सब निहित को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलते हैं। दादी शिवी और निहित की नजर उतारती हैं। अर्श पिया को हक करते हुए बोला, क्या बोल रही थी तुम?
और तुम्हें क्या जरूरत थी ये सब बताने की? इस पर पिया उसे देख बोली, पर मैंने क्या बोला? जो बोला सही तो बोला। और वैसे भी मैं बड़ी मम्मा बनने वाली हूँ, तो मेरा हक है। अर्श पिया की कमर को छूते हुए बोला, ओके फिर हम भी बाद में ट्राई करेंगे। उसकी बात पर पिया उसे घूर कर देखती है, तो अर्श अपने गाल से उसके चब्बी चिक्स को घुमाते हुए बोला, बाद में मुझे देखना। थैंक यू फॉर लिसनिंग। लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।